Hello everybody, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, जैसा कि आप जान रहे हैं ये क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स है, जिसमें आपको जो पीपल एज रिसोर्स के रूप में है उसको कैसे एक एसेट या कैपिटल बनाते हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पीछे क्या फैक्टर थे जो क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें जो एजुकेशन और हेल्थ केयर का क्या रोल है, इसको कई टॉपिक्स में जो कि आपके चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, उसी को टॉपिक्स वाइज रीडिंग कर रहे थे। फिर भी यहाँ पर हम लोग एक प्रकार से एवरी वीडियो में अब एवरी टॉपिक्स को रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर को क्लियर होता चलेगा। तो चलते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। फिर भी इससे पहले कि मैं चैप्टर को शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और चैप्टर से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछा करिए बेटा, जिससे आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज गेनिंग हो, अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जानते ही हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर जो फैक्टर यहाँ पर प्रोडक्शन को बताया गया है वो ह्यूमन है। तो ह्यूमन को एक एसेट या कैपिटल बनाने के लिए हमें उसमें निवेश करना होता है, जो कि हम देखे थे कि एजुकेशन में या मेडिकल केयर पर या किसी भी सेक्टर में उसे स्पेशलाइजेशन या स्किलफुल बनाने के लिए, कैसा ट्रेनिंग देने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तभी वह कैपिटल लॉन्ग टर्म में अच्छी यील्डिंग करता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी गेनिंग करता है। तो जब वही रिसोर्स यानी ह्यूमन जो है या पीपल है, जब उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एसेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल बहुत सीधा साधा है। जैसे हम मशीन कोई परचेज करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ही करते हैं, और ह्यूमन को अगर एसेट या कैपिटल बनाना है तो उसमें निवेश भी शॉर्ट टर्म में नहीं होती है, बल्कि लॉन्ग टर्म के परिप्रेक्ष्य में पर्पज़ को एक माइंड में रखते हुए उसमें निवेश करते हैं और भविष्य में अच्छा रिटर्न टू स्केल प्राप्त करते हैं। तो डेवलप्ड हो जाता है जब वो ह्यूमन रिसोर्स, तो हायर इनकम गेनिंग करता है, सोसाइटी के लिए एडवांटेज प्रोवाइड करता है, और अन्य रिसोर्स की तुलना में अगर कंपेयर करें तो ह्यूमन रिसोर्स कहीं बहुत अच्छा बेटर कम्बिनेशन करता है प्रोडक्शन के लिए। इसलिए हम लोग और सभी कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा फोकस या प्रायोरिटी देते हैं इन डेवलपमेंट के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्स को ही देते हैं। तो इसके बाद जो भी हमें टॉपिक्स को पढ़ना है जो चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो कंटिन्यूअस चल रही है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ कि साकाल विलास का स्टोरी हो चुका है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ भी हो गया, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन चल रहा है आपका टॉपिक्स, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बाद कंक्लूडिंग भी होगा, जिससे चैप्टर को फाइनलाइजेशन किया जा सके। तो ये सब हो गया था। और जब देखें कि अगर किसी ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन को ह्यूमन वह अपने सेक्टर के हिसाब से या डिज़ायर या एस्पिरेशन के हिसाब से वो गेनिंग करता है, और अपना डेवलपमेंट करते हुए कंट्री का भी डेवलपमेंट करता है। तो साकाला विलास की स्टोरी में पढ़ चुके थे कि अगर कोई गार्जियन या कोई भी पर्सन अपने को डेवलपमेंट करना चाहता है और इसके बाद कंट्री में भी उसकी हिस्सेदारिता बनेगी, तो वह एक वर्चुअस साइकिल को क्रिएट करता है। अगर दूसरा ढंग से या इसका अपोजिट देखें, कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं करना चाहता, अपने आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं करना चाहता, या कह ले कि कंट्री में भी उसकी योगदान बहुत ही मान्यूट होगी, तो वह अपना विकास नहीं कर पाएगा, अपने फैमिली का भी विकास, आने वाली जनरेशन का विकास नहीं कर पाएगा, और कंट्री में भी उसकी योगदान इतना कम होगी कि वह एक संकट की चक्र को क्रिएट करता है, जिसे विशियस साइकिल कहते हैं। तो आपको ये दोनों जो साइकिल हैं, दोनों जो चक्र हैं, ये आपके सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स के जो स्टोरी है साकालन विलास के थ्रू अच्छी तरह से हम लोग समझे थे, और इसे देश के परिप्रेक्ष्य में भी, देश के अकॉर्डिंग भी
हम ले करके समझ सकते हैं। जैसे जापान और इंडिया का अगर कंट्री को ले तो एक डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलपिंग है। फिर भी यहाँ कंपेयर करें तो ह्यूमन रिसोर्स में बहुत डिफ्रेंसीसन है, क्योंकि वहाँ के लोग अधिक से अधिक अपना इन्वेस्टमेंट ह्यूमन पे करते हैं, बट यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए करते हैं। तो यहाँ के जो भी पीपल हैं वो इतना एजुकेटेड, इतना हेल्दी नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्री के हैं। इसलिए हम लोग भी विकास कर रहे हैं, लेकिन अभी डेवलपिंग के पाथ पर ही अग्रसर हैं, डेवलप नहीं हुए हैं। अगर यही हम लोग फोकस करें, एजुकेशन सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हेल्थ केयर करें, एक स्किल्ड फुल पर्सन बनाने के लिए किसी भी सेक्टर में उसे ट्रेनिंग दिलाएं, तो अपना इंडिया भी डेवलप्ड हो सकता है। तो इसे जो भी स्टोरी यहाँ साकालन विलास की थी, यहाँ दो सिचुएशन क्रिएट हुआ, वर्चुअस साइकिल एंड वेसियस साइकिल। इसके बारे में बेटा इसके बारे में अच्छी तरह से पहले से भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी मैं क्वेश्चन कल कराया था इसका, वो आप उसको डेफिनेशन को अच्छी तरह से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। और वीडियो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसलिए एवरी वीडियो को, जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उसको कई बार रिवाइज करें और ध्यान से पढ़ें। तो साकालन विलास की स्टोरी के थ्रू हम लोग समझें कि जो पीपल रिसोर्स बनते हैं उसके पीछे कौन से कारक होते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया, और उसके बाद जो भी डिप्लोमा, जो भी फील्ड में कोई व्यक्ति जाना चाहता है उसके लिए उसे स्किल्ड गेनिंग करना होता है, उसके लिए कौशल गेनिंग करना होता है, तभी वह स्किल्डफुल पर्सन बनता है, जिससे उसका लेबर डिवीज़न अगर देखें तो लायबिलिटी की तुलना में कहीं अधिक होता है। सेकंड आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था, जो फर्स्ट चैप्टर पालमपुर विलेज में भी हो चुका है इसका डिस्कशन। इसमें भी बार बार मैं डिस्कशन किया हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में जो कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है तो व्यक्ति अर्निंग के पर्पज से, अर्निंग के अकॉर्डिंग ही उसमें इन्वॉल्व रहता है एंड गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर सब कैटेगराइज भी था, उसको भी मैं इसके पहले कई वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो इसको आप देखिए कि प्राइमरी सेक्टर में कौन से सब कैटेगराइज है, सेकेंडरी में, टर्सरी में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर देखें तो कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्राइज मैकेनिज़्म के थ्रू नहीं होती हैं, यानी वो सेल्फ कंज्यूम के लिए होती हैं, अपने परिवार के फैमिली मेम्बर के लिए होती हैं। उनका कोई भी वैल्यू, उनकी कोई भी प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड नहीं होती है। लेकिन अगर वहीं बगल में मार्केट एक्टिविटीज़ देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखें, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है वो मार्केट के थ्रू, प्राइस मैकेनिज़्म के द्वारा ही होती है, या डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू फिक्स्ड होता है। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि अपने इंडिया में लेबर डिवीज़न करें मेन एंड वेमेन में, जो कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन के थ्रू चला आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं जो घर की औरतें हैं, डोमेस्टिक चोर से यानी डोमेस्टिक वर्क पर वर्क करती हैं, तो उनके वर्क को कोई वैल्यू नहीं भी देता, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो मार्केट के थ्रू फिक्स्ड रेट पर नहीं किया जाता है, वो फ्री इन कास्ट होता है घर पर। इसलिए यह नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट बनता है। वहीं अगर घर पर ही डोमेस्टिक के यानी परिवार में ही कुछ मेंबर जो मेन हैं, अगर वो फील्ड पर काम करते हैं, फार्मिंग सेक्टर पे काम करते हैं, अपने ही फार्म पर काम करते हैं, अपने ही फील्ड में काम करते हैं, तो क्या होता है, उनके द्वारा सरप्लस प्रोड्यूस किया हुआ जो ग्रेन है अगर मार्केट में जाता है, वहाँ बेचने के लिए ले जाया जाता है, तो उसकी मार्केट की एक कीमत फिक्स्ड होती है, डिटरमाइंड होती है, वहाँ पर वो सेल की जाती है। तो वो मार्केट का पार्ट बना वो चीज़, तो वहाँ पर जो कीमत पहले से ही डिटरमाइंड है उस पर सेल करने पर उनको लाभ मिलता है। तो ये डिफरेंट है मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो मार्केट को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, नॉन मार्केट को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। तो बेटा ये यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनेशन के थ्रू, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़रूर ये क्वेश्चन बनता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एक नॉलेज गेनिंग करिए, जिससे कि आपके लिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर जो कीमत तंत्र के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती है, यानी जो भी क्रियाकलाप आदमी करता है एक्टिविटीज़, अगर वह मार्केट कीमत के तंत्रों के द्वारा बधा हुआ करता है,
तो मार्केट एक्टिविटीज़ है, और जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती है वो मार्केट की विदाउट वैल्यू के ही, विदाउट प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ही की जाती है, तो वह नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती है। तो आप अपने घरेलू जीवन में ही, डोमेस्टिक लाइफ में ही देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ मार्केट एक्टिविटीज़ है, कौन सी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। तो आप बताइए, आपकी माता जी जो भी वर्क करती हैं घर में, क्या वह मार्केट एक्टिविटीज़ है या नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है? ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस? क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस देखते हैं आप? तो एजुकेशन स्किल्स आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। तो एजुकेशन, अगर किसी व्यक्ति को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, यानी उसको एजुकेटेड बनाया जाता है, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ज़्यादा अपना हाँ शेयर देगा, यानी उसी में काम करना चाहेगा, बल्कि घर पर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के वर्क में ही नहीं बना रहेगा। कहने का मतलब वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, इकोनॉमी में अपने शेयर को पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए ही इन्वॉल्व होगा, वह घर पर एक लायबिलिटी के रूप में नहीं बना रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो बिना कीमत के ही कोई वर्क किसी से लिया जाता है, तो एक प्रकार से वो बोझ ही है, कह लीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके द्वारा किया गया कोई कार्य का कोई गुड्स एंड सर्विस अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कोई कीमत नहीं देता है, जिससे वह एक लायबिलिटी के रूप में ही बना रह जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इमर्ज होती है, कैसे उभरती है? क्वालिटी तभी आती है पॉपुलेशन पर जब उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर। तो यहाँ हम लोग क्लियर किए थे, एजुकेशन पर जब आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका लिटरेसी रेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, उस पर्सन की या पॉपुलेशन की हेल्थ क्वालिटी जो है इंक्रीज़ होती है। तो पॉपुलेशन जब ऑटोमेटिक उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी तो जो भी जीडीपी ग्रोथ रेट होगा अपनी कंट्री का वो भी इंक्रीज़ होगा। तो हम लोग स्टोरी से भी यहाँ को रिलेट कर सकते हैं साकाल विलास की, कि कैसे अपना साकाल एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस करते हुए, अपना विकास करते हुए कैसे कंट्री का भी विकास कर रहा है, जबकि वही विलास अपना केयर नहीं किया। तो जब अपना ही केयर नहीं किया तो अपने उसके द्वारा कंट्री में क्या योगदान दिया जाएगा, कैसे उसकी उसके द्वारा कैसे नेशनल इनकम में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि खुद ही जब वो बीमारी से ग्रसित है, कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, वही अपने ही आजीविका या जो भी व्यवसाय पूर्वजों का उसी को फॉलो कर रहा है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा है, तो उसी पे बना रहता है, किसी ढंग से वो जीवन यापन कर लेता है। तो वो नेशनल इनकम में क्या योगदान देगा, क्या कंट्रीब्यूशन देगा, कैसे ग्रोथ बढ़ाएगा, जीडीपी कैसे बढ़ा सकता है? देयर इज स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम अधिक जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, या मुख्य रूप से स्पेशल रूप से जो भी जोर दे रहे हैं एजुकेशन पॉपुलेशन को इंक्रीजमेंट के लिए ही फोकस कर रहे हैं। तो कई भी परियोजना गवर्नमेंट लाई है, इसके लिए अधिकतर जो भी डिफ्रेंसीसन है मेन एंड वीमेन में अपने इकोनॉमी में, उसको फोकस करती है, और अधिक से अधिक एजुकेशन की क्वालिटी गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय, केवीएस विद्यालय, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी कॉलेजेज या स्कूल से इंक्रीज़ की जा रही हैं, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए और गुड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ केयर पर फोकस करती है, जिससे अपना कंट्री डेवलपमेंट हो और आगे वो किसी स्किलफुल या किसी भी सेक्टर में वो ट्रेनिंग ले, किसी भी सेक्टर में स्पेशलाइजेशन ले, जिससे वो स्किलफुल पर्सन बन सके, जिससे उनका लेबर डिवीज़न हो सके। तो हम देखे थे कि 151 करोड़ जो भी एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर किया गया था, इन्वेस्टमेंट किया गया था, वो पहले की तुलना में फर्स्ट 5 ईयर प्लान की कंपेयर में देखें तो 11th 5 ईयर प्लान में वह एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट कहीं बहुत अधिक हुआ। तो जीडीपी का जो पहले 0.64% था 1951 में, वो इंक्रीज़ होकर 2015 में 3% हुआ। एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है भाई, पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अनुसार की कंपेयर में अगर 11th 5 ईयर प्लान में देखें तो बहुत बढ़ा है, लेकिन इसका क्या
आउटकम्स हुआ, क्या चैलेंजेज है, इसको भी देखेंगे कि इससे लिटरेसी रेट तो बढ़ा है। 18% जो 1951 में था वो 74% हो गया। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या आई, अभी इसको चैलेंजेज में देखेंगे। पहले आउटकम्स देखते हैं तो लिटरेसी रेट तो इंक्रीज हुआ और नंबरिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल भी बहुत एक्सपेंडेड हुआ। ये एक्सपेंडेड होकर ओवर 8.58 लाख हो गया। बट इसकी क्या चैलेंजेज हैं वो देखते हैं कि वास्ट डिफरेंस इन लिटरेसी इन नोटिसफाइड अक्रॉस डिफरेंस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो जो भी पॉपुलेशन डिफ्रेंसिएशन है कास्टिज्म के थ्रू, जो भी जातिवाद है यानी जो भी कैटेगराइज है अपना कास्ट, तो उसमें देखते हैं तो भी डिफ्रेंसिएशन बहुत है। और अगर मेन एंड वीमेन में ही कंपेयर करें तो भी डिफ्रेंसिएशन बहुत देखने को मिलता है। ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। स्कूल बढ़ाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीजमेंट किया जाए, इस पर गवर्नमेंट फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर मेनी स्टेप्स जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप टेकन किया गया, जो भी कदम बढ़ाया गया, वह सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू हुआ कि सभी बच्चों को जो 6 to 14 ईयर के हैं यानी 8 क्लास तक हैं, उनको फ्री इन कास्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, जो कि 2010 में लाया गया। और उसके बाद गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंबाइंड वाइटल रोल अदा करते हुए कम्युनिटी को अच्छा यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक अहम भूमिका बनी, और जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अपने कंट्री को एजुकेटेड बनाने के लिए गवर्नमेंट और वैश्विक स्तर पर भी यह प्रोग्राम लागू हुआ। तो बीच में अगर स्कूल्स कोई बच्चे किसी रीजन से उनका मान लीजिए गैप हो जाता है, वो किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनको भी ऐसा कोर्स कराया जाए जिससे उनका ये गैप हुआ एजुकेशन सेशन वो कंपनसेट हो सके, वो फुलफिल हो सके। तो इसके लिए इसके थ्रू ब्रिज कोर्स लाया गया, जिससे बच्चों को स्कूल की जो भी टाइम पीरियड थी वह कमी को फुलफिल किया जाए। मिड डे मील भी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, जिससे कि एक अट्रैक्टिव चांस देते हुए यानी उनके हेल्थ केयर पर फोकस करते हुए, गुड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हुए गरीब बच्चों को उनको अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करते हुए एजुकेशन का माहौल क्रिएट करें, जिससे वो भी स्वास्थ्य को बीमारी और ख़राब स्वास्थ्य को सुधार सकें और एजुकेशन के लिए वो आगे बढ़ सकें। तो इसमें दो ढंग से यानी टू वेज से अगर देखें तो गवर्नमेंट ने प्रॉफिट प्रोवाइड कराया है, जो कि गरीब तबके के पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं बच्चे, उनके गार्जियन अगर बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो एजुकेशन भला कैसे वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले उनके एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए पहले उनके स्वास्थ्य को सुधारा। उसके बाद जब वो स्वास्थ्य भोजन बेसिक नीड्स को भी गवर्नमेंट फुलफ़िल करने लगी मिड डे मील के थ्रू, और उसके बाद वो धीरे धीरे स्कूल में आकर के एजुकेशन भी गेनिंग करने लगी। तो सम टाइम इंडिकेटर ऑफ आवर एजुकेशन क्वालिटी, समथिंग इंडिकेटर्स ऑफ आवर एजुकेशन क्वालिटी। अगर देखें कुछ यहाँ इंडिकेटर दिया गया है, कुछ संकेतक हैं जो हमारे शिक्षा की क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे तो GER जो रेट है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, तो पहले की तुलना में अगर देखें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बहुत इंक्रीज हुआ। यानी एजुकेशन का लेवल देखें तो 18 to 23 ईयर के बच्चों की जो भी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वह 25.2 से लेकर के 30% तो इंक्रीज़ हुआ है। यह आपका 2017 ईयर से लेकर 2020 ईयर यानी 3 साल के बीच में 25.2% से इंक्रीज़ होकर 30% आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज़ हुआ। यह आपके 18 to 23 ईयर्स के बच्चों का मैं डाटा बता रहा हूँ।
Strategy focus on increasing access quality, adopting the state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज के थ्रू ही हम लोग अपना जो भी फोकस कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, वो सिर्फ उसकी पहुंच इंक्रीज़ करने के लिए कर रहे हैं कि हमें एजुकेशन लेवल को और भी अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, क्वालिटी लाना है, और ये चीज़ स्टेट स्पेसिफिक वे से इसको प्लानिंग करना है, जिससे करिकुलम को मॉडिफिकेशन किया जाए, व्यवसायीकरण बढ़ाया जाए, नेटवर्किंग को भी अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन किया जाए। तो कई ढंग से प्लानिंग गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई एजुकेशन लेवल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन भी गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी इंक्रीज़ किया गया। देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया। तो हायर लर्निंग, किसी विशिष्ट स्पेशलाइज्ड एरिया में हायर लर्निंग को गेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत नंबर ऑफ ग्रोथ रेट यूनिवर्सिटी को इंक्रीज़ किया, जिससे बच्चों की हायर एजुकेशन लेवल भी इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट जो भी इंडिया का दिखाया गया है 2011 तक, 1951 से, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 60 ईयर का डाटा है, जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो भी मेन एंड वीमेन और पर्सन हैं कैसे उनका इंक्रीजमेंट हुआ लिटरेसी रेट। बट यहाँ पर जो रेट है ग्रोथ का, वो मेन की तुलना में वीमेन की पहले के कंपेयर में बहुत इंक्रीज़ हुआ है, फिर भी उनकी स्तर मेन के कंपेयर में बहुत लो है। तो यहाँ तक हम लोग बेटा पढ़ चुके थे। यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया आप देख लीजिए, वही उसी से कोरिलेटेड है इस बार ग्राफ से। तो इससे आप कंपेयर करिए कि पहले के तुलना में क्या डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मेन एंड वुमेन में इम्प्रूवमेंट हुआ है लिटरेसी रेट में। इसको कंपेयर करते हुए आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या सोसाइटी में अभी भी डिवर्स एजुकेशन रेट है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किससे इंक्रीज़ होती है? हेल्थ से। तो बेटा ये आपका अभी जो नया टॉपिक चल रहा है, ये इसी पर डिस्कशन होगा कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज़ होती है। बाकी आपका अनएम्प्लॉयमेंट कल होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नीड द गुड हेल्थ। जो भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन चाहती है, गुड हेल्थ चाहती है। गुड हेल्थ क्या होता है? ज़रूरी नहीं बहुत मोटा ताज़ा कोई भी बच्चा है तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य उसका है। दुबला पतला ही हो, ज़्यादा मोटापा का फैट ना हो, फिर भी आप गुड हेल्थ को गेनिंग कर सकते हैं, गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं। गुड हेल्थ के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आपकी जो फैट शरीर में बढ़ जाए, इससे ही गुड हेल्थ नहीं होता है। आपका जो भी शरीर का मेंटेनेंस है वो आपका वेल मेंटेन हो, आप पढ़ने लिखने में हर कार्य करने में सक्षम हो, तो इससे गुड हेल्थ होता है। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए गुड हेल्थ? गुड हेल्थ के बारे में क्या है आपका? गुड हेल्थ के बारे में ये है कि आप एवरेज में आप शरीर आपका हेल्दी हो, ज़्यादा मोटा ना हो, ज़्यादा दुबला भी ना हो, ठीक है। और हर पोषक तत्व तो आपको खाने के मिले, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले वो आपके बैलेंस हो, तो आपका वो गुड हेल्थ कहा जाता है, जिससे आपका हेल्थ केयर हो सके। हेल्थ इज ए इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रीचिंग वंस वेलबींग। यह एक अपरिहार्य आधार है जिससे कोई भी अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकता है। उसका जो अस्तित्व होता है वह इसी से बनता है। इसलिए इसको अगर इग्नोर करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट करता है। इसलिए जब हेल्थ ही रहेगा तो आपका हर कार्य करने में एक अपना बेस्ट लेवल प्रोवाइड करा सकते हो। उसमें किसी भी सेक्टर में आप जो भी स्किलफुल हैं वो आप बेस्ट लेवल दे सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग कर सकते हैं, जिससे अच्छा रिस्पांस सामने वाले को मिले। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country। तो पहले देश की priority यही होना चाहिए, पहले बच्चे के हेल्थ पर केयर करे और इसके बाद एजुकेशन को भी वह ध्यान दे। What have been done to achieve this?
अगर देखें तो इसके लिए क्या किया गया है इसको प्राप्त करने के लिए, जिससे कि हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो। उसके बाद जब भी जिस भी सेक्टर में योगदान देगा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हेल्थ सही रहेगा तो कार्य भी वह अपना जो भी करेगा वह 100% देना चाहेगा, जिससे वो बेस्ट लेवल तक अचीव कर सके। जिससे इसके बाद जो भी बेस्ट रिजल्ट देगा वह डायरेक्टली आपका नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा, जिससे जीडीपी रेट इंक्रीज होगा। स्टेप टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ आवर पॉपुलेशन, जो भी अपने कंट्री के पॉपुलेशन के कंडीशन को सुधारने के लिए जो भी स्टेप लिया गया है हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो यहाँ दिखाया गया है। जो भी अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करते हुए, जो गरीब तबके के हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉवर्टी या बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो उनको गवर्नमेंट फोकस करते हुए उनको, क्योंकि वो खुद बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हेल्थ पर कैसे केयर करें। तो गवर्नमेंट की यहाँ एक इसेंशियल रोल बनता है, आती है आगे बढ़ कर के। और जो भी इस अंडर प्रिविलेज हैं उसको ज़्यादा उस अंडर प्रिविलेज सेगमेंट को फोकस करते हुए उनके हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करती है। तो यहाँ देखिए डाटा दिया गया है 2013 से 2015 का, यहाँ 2-3 साल का डाटा दिया गया है। आप यहाँ कंपेयर कर लीजिए कि कैसा गवर्नमेंट किस कैटेगराइज पॉपुलेशन को ज़्यादा फोकस कर रही है, जिनकी हेल्थ जो भी स्टेटस है, उनका जो भी कंडीशन था, जो भी पुअर कंडीशन था, वो कैसे इंक्रीज़ करते हुए आगे भी डेवलपमेंट की मार्ग की ओर अग्रसर कर रही है, जिससे कि उनका हेल्थ स्टेटस सही हो, एजुकेशन को भी गेनिंग करने के लिए कैपेबल हो और आगे वो भी कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान दें। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ आउटकम्स चैलेंजेस। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो भी हेल्थ का होगा वो कैसा है, इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। 2014 में जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 68 ईयर्स है। पहले की तुलना में जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब 36 से अप्रॉक्सीमेटली जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो इंक्रीज होकर के, जब हेल्थ स्टेटस पर गवर्नमेंट ने फोकस किया और प्राइवेट सेक्टर भी इनमें इन्वॉल्व हुए, तब ये इम्प्रूवमेंट होते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने पॉपुलेशन की इंक्रीज़ हुई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो भी IMR रेट है पहले की तुलना में बहुत कम हुआ है, यानी जो भी शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? शिशु मृत्यु दर वह होती है जो कि 1 साल के भीतर जीवित बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है वह आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है। तो 1 साल के भीतर जन्मे सभी बच्चों में जितने बच्चों की एवरेज रूप में डेथ हो जाती है वो आपकी IMR रेट है। ये 2016 में देखें तो 34 हो जाती है, जबकि 1951 में 147 थी। क्रूड बर्थ रेट देखें तो जो ड्रॉप होकर के बहुत नीचे आया, इससे आपसे ये देख सकते हैं कि जनसंख्या जो है वह धीरे धीरे घट रही है, यानी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। पहले क्या था, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही थी। तो ये जब हम लोग एजुकेटेड होने लगे, यानी हेल्थ भी सुधरने लगा, तो हम लोग अपने विकास के लिए स्वयं सोचने लगे और अपना जो क्रूड रेट है वो डाउन किए। डेथ रेट टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। डेथ रेट भी हेल्थ सेंटर को इंक्रीजमेंट होने से, हॉस्पिटल अधिक बनने से, डॉक्टर्स अधिक स्किलफुल होने से हम लोगों का जो भी डेथ रेट था वो डाउन हुआ है और वह 6.4 के अप्रॉक्सीमेटली हो गया है। इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर। तो चाइल्ड केयर पर ज़्यादा फोकस करते हुए, हम हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस करते हुए हम अपने बच्चों की या अपनी जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पहले की तुलना में बहुत इंक्रीजमेंट किए हैं। इंक्रीज इन द लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्केट बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब अपना जीवन जीने की जब अवधि हम लोग प्रत्याशा अपने स्वास्थ्य पे करते हुए इंक्रीज करते हैं, यानी आप अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है, जब हेल्थ पे केयर करते हैं तो हमें जीने के लिए एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन इंश्योरिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ बोथ द
मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर। जब मदर और खुद बच्चे के द्वारा न्यूट्रिएंट्स पर फोकस करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, तो अपने बच्चे का बीमारी से लड़ने की क्षमता इंक्रीज़ होती है, जो कि एक बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी दिए गए हैं कि देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डोंट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। अपने इंडिया में देखें तो बहुत स्थान पर ऐसे हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ को नीड है, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ सेंटर का, वो बहुत ही स्कैर्सिटी है, बहुत ही कम नंबरिंग में है। ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस। तो देखिए आपका पॉपुलेशन इतना अधिक है, फिर भी उसकी कंपेयर करें तो ये बहुत मान्यूट है, बहुत ही कम नंबरिंग में है। और जहाँ है भी, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, वहाँ पर अधिक मात्रा में है, और अन्य स्टेट्स में बहुत कम ही नंबर में है। तो ये भी एक अधिक डिफरेंशिएशन या जो भी डिवर्सिटी देखने को मिलती है, वो यहाँ पर देखने मिलती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस राज्य में कम से कम हेल्थ केयर है, वहाँ पर अधिक से अधिक इंक्रीजमेंट करें, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य इंक्रीज हो और वो खुद का विकास करते हुए, शिक्षित बनते हुए सोसाइटी का विकास करें और देश का विकास करें। तो यहाँ देखिए एक फिगर दिखाया गया है, चिल्ड्रेन स्टैंडिंग इन क्यू फॉर हेल्थ चेकअप। यहाँ बच्चे खड़े हैं लाइन में, क्यू में, और अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। तो कौन सा बच्चा कितना न्यूट्रिएंट्स फूड गेनिंग किया है, स्वस्थ है, कौन कमज़ोर है, वो यहाँ चेकअप हो रहा है। और उनके स्वास्थ्य को भी आंका जा रहा है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो स्वस्थ है उनकी तुलना में कितनी कम है। तो कैसे ये किसी कार में, किसी फील्ड में अपना 100% लेवल दे पाएगा, या उसकी फुल यूटिलाइजेशन अधिक से अधिक हो सकता है, ये कहाँ दिखाता है। अगर जो भी स्वास्थ्य बच्चे का नहीं सही रहेगा, तो कैसे वो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा और अच्छा कोई भी ट्रेनिंग ले सकेगा। तो यहाँ पर अब बेटा जो भी दिखाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर हेल्थ पर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है वो 2013 से 2015 का है। तो आप देख लीजिए, रिपीट हो गया है। फिर भी जो भी डाटा है इसको आप अपडेट भी कर लीजिएगा। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। फिर भी आपका 30 मिनट के अब हो गया। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि आपका कम से कम मिनट का वीडियो बने। तो आज बेटा आपका यहाँ तक हेल्थ क्वालिटी पर आज डिस्कशन हुआ। फिर भी कल से मैं चाहूँगा कि आपका मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो बने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।